हाजिर हो गए हैं रेलवे स्पीडी की एक सामान्य ज्ञान की एक सामान्य श्रृंखला को लेकर। और सामान्य ही विशेष है, आपको बता दूं, यदि आपको तैयारी करना है किसी का तो ये बुक आपके लिए जो है ब्रह्म बाण साबित हो सकती है। प्यारे साथियों, इससे रिलेटेड पहले ही 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो जिन भाई बहनों ने नहीं देखा वो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। देखिए 1980 सेट इसमें शामिल किए गए हैं और पूरा आरआरसी जो ग्रुप डी के पेपर जो है इसमें सभी शामिल किए गए हैं। पहले जो है टॉपिक वाइज करवाएंगे, उसके बाद PYQ जो है उन सबको डिस्कस करेंगे। और प्यारे साथियों, पहले ही जो है 4 वीडियो कंप्लीट कराए जा चुके हैं, तो उनको भी आप विजिट करके ज़रूर देखें। प्यारे साथियों, अब आज का सेशन हमारा आपको मिलने वाला है भारत में शिक्षा का विकास। ये इसके पहले जो है ये हो चुका। अब जो है आज हम बात करने वाले भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित, और उसके बाद नोबेल पुरस्कार से संबंधित, नरेगा से संबंधित, उसके साथ ही भारत में मुद्रा प्रणाली, कला संस्कृति विमुद्रीकरण, और उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत में परमाणु कार्यक्रम, और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली और लद्दाख के बारे में जानेंगे। तो ये जो है 12 टॉपिक हम एक वीडियो में कंप्लीट कराते हैं, तो प्यारे साथियों बने रहें। अब बात करते हैं भारत में शिक्षा का विकास। जूम कर लेते हैं कि आपको विजिबिलिटी अच्छी रहे, आप लो क्वालिटी में भी अच्छा क्वालिटी का वीडियो देख सकें। पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और वहीं पर बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 में लाई गई थी, प्रथम शिक्षा नीति। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे? चार्ल्स वुड जो है डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कब आया था चार्ल्स वुड डिस्पैच? तो 1854 में आया था। भारत सरकार के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया था। और वहीं अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसको माना जाता है? तो किसने किया था? मैकाले ने किया था। और भारतीय शिक्षा का कह सकते हैं तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले जो है विवरण पत्र में 1885 में जारी किया गया था कि भारत का शिक्षा का माध्यम क्या बनाया जाए? तो अंग्रेजी बनाया जाए। और शिक्षा में सुधार करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग की स्थापना जो 1882 में हंटर आयोग का गठन किया। और उसके तथा जो है सैडलर आयोग का गठन भी जो किया था 1917 में। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? हंटर आयोग। दोनों आप बताएंगे शिक्षा में सुधार से संबंधित। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम जो है आप बताएंगे इंग्लैंड में जो है खोला गया। और भारत में भी प्रेजेंट टाइम में देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा इंदिरा गांधी जो इग्नू को आप सुनते होंगे, 2 कॉलेज बहुत फेमस इसमें। डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 में हुआ था। और वहीं इंदिरा गांधी जो है इग्नू जिसे कहते हैं 1985 में हुआ था नई दिल्ली में। मुक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना 1956 में हुई। और नेक्स्ट है भारतीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था NCERT की स्थापना 1961 में। तो NCERT की पुस्तकें चलती हैं ना, वही NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1988 में साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव जो है कोठारी आयोग ने दिया था। भारतीय शिक्षा का कहते हैं 10+2+3 का सुझाव जो है कोठारी आयोग ने। और कोठारी आयोग सब किससे? तो आप बताओ शिक्षा से संबंध, भारतीय शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध जो है 1987 में 88 निरक्षर को जो है साक्षर बनाना था। इसका मतलब केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना जो है हैदराबाद में किया गया। देखिए क्या है, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना हैदराबाद में हुई। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1981 में किया था विश्व भारती की स्थापना। और भारतीय विश्वविद्यालय का जो है 1902 में किया गया। और आज़ादी के बाद जो है शिक्षा में सुधार के लिए जो है सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन किया। राधा कृष्णन आयोग का गठन किसने किया? आप बताओगे। आज़ादी के बाद शिक्षा सुधार के लिए तो राधा कृष्णन आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। IIT खड़गपुर की स्थापना जो है सर्वप्रथम 1951 में हुई थी। IIT के लिए कोई पहला IIT कौन सा? तो खड़गपुर था 1951 में। अब बात करते हैं प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, आप बताओ। रुड़की 1847 में किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में जो है वेलेजली ने कोलकाता में किया था। ये देखिए कई बार पूछा है गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। और किस सन में हुआ? तो 1800 सन में हुआ था। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है विद्यालय की स्थापना जो है मोहम्मद अली जौहर ने किया था।
कब? 1920 में, जबकि शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम जो है 1 अप्रैल सन 2020 को लागू किया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आप बताइए। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलने वाला है पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पे उनकी स्मृति में दिया जाता है। इनका जन्म जो है 1833 में और मृत्यु जो है 1896 में हुआ था। किसके, कहाँ के थे? स्वीडन के थे। कौन? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अब कब शुरू हुआ था, इन सब की चीज़ों को जानेंगे। इन्होंने देखो अल्फ्रेड ने जो है 1867 में डायनामाइट की खोज किया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है डायनामाइट की खोजकर्ता कौन है तो बताओगे? अल्फ्रेड नोबेल है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में और वही वितरण जो है 10 दिसंबर को स्टॉकहोम तथा ओस्लो के नॉर्वे में होता। 2 जगह होता। कहाँ? स्टॉकहोम स्वीडन में और जबकि ओस्लो नॉर्वे में होता। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे में ही दिया जाता है। अभी और चीज़ें बात, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ें बात करेंगे। 6 क्षेत्र कौन सा? भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र। पहले आज 5 ही क्षेत्र में, लास्ट में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र का नोबेल का पुरस्कार जो है स्वेरिजस रिक्स बैंक द्वारा दिया जाता है। स्वेरिजस रिक्स बैंक के द्वारा जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में जो है आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार जो है किसको? रागर फिश तथा जैन टिन वर्जेस को हॉलैंड को प्रदान किया था। पहली बार जो है कब से दिया जाने लगा तो 19, लेकिन शुरुआत की 1967 में की, लेकिन दिया 1969 में ही। अमर्त्य सेन को जो 1988 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देती है। देखिए सब विभाग अलग अलग है जो पुरस्कार देने वाले। और स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर जो है साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार देती है। अब वहीं पर बात करें बैंक ऑफ स्वीडन जो है किसको? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार देता है बैंक ऑफ स्वीडन। नॉर्वे की संसद को क्या है? स्टोर्टिंग कहा जाता है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कौन? तो आप बताएंगे नॉर्वे की संसद यानी स्टोर्टिंग क्या करती है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। अब बात करते हैं कोरोलिनका चेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन जो है शरीर विज्ञान के क्षेत्र चिकित्सा के लिए जो है नोबेल पुरस्कार देती है। तो आप बताओगे कोरोलिनका चेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है ये जो है शरीर चिकित्सा के क्षेत्र में। जबकि आप बात करते हैं नोबेल, भारत का पहला नोबेल साहित्य का पुरस्कार किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले एशियाई थे जिन्होंने गीतांजलि के लिए दिया जा पुस्तक गीतांजलि के लिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी? मदर टेरेसा थी। 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे, प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे। अब बात करते हैं विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। 1930 में इनको दिया गया। और नोबेल पुरस्कार 2019 में जो है 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है दी जाती है, यानी 7.11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है 1940 से 1942 में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। नोबेल पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी। 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इनको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति को संयुक्त रूप से नहीं दिया जा सकता। केवल 3 व्यक्ति से अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता है। अब तक आपको बता दें 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा चुका है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, यानी मरने के बाद किसी को पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और सबसे कम उम्र नोबेल पाने वाली यूसुफ जई हैं, 17 साल की उम्र में पाकिस्तान की थी। शांति का नोबेल इनको मिला था 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ में मिला था। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों मनरेगा व नरेगा के बारे में। पहले नरेगा थे, बाद में इसी का नाम मनरेगा कर दिया गया। देखिए नरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है हिंदी में देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी एक्ट या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका नरेगा फुल फॉर्म था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। तो पहले नरेगा कब आया तो बताओ सन 2005 में। 2006 में जो है को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली
स्थान पर जो है इसका शुरुआत किया गया पहली बार, और 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, यानी मनरेगा जिसे कहते हो कर दिया गया। मनरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा जो है जीन ट्रेंजेन या बेल्जियम के थे, इन्होंने किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले न्यून व्यक्तियों को 100 दिन का जो है रोजगार प्रदान करना है। महिलाओं की भागीदारी इसमें कितना हो, 33% हो। अब बात करते हैं 15 दिन के अंदर रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का क्या है प्रावधान है, यानी 15 दिन तक रोजगार न मिले तो आप क्या बताएंगे, बेरोजगारी भत्ता देने का इसमें प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का क्या है प्रावधान है। इससे अधिक दूर पर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगा, यानी 200 रुपये है तो 20 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इस योजना के तहत कार्य करने की अवधि जो है 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन का कार्य करना शामिल है। प्रथम चरण में इस योजना के अंतर्गत जो है देश के 7 राज्यों में 200 जिलों में शुरू किया गया था। कितने, 200 जिलों में, 7 राज्यों में 200। और वहीं पर बात है 2007-8 में जो है देश के 130 जिलों को शामिल किया गया। 2008 में से अब तक में जो है 274 जिलों में जो है यह योजना शामिल है, और वर्तमान में 641 जिले में यह योजना जो है 2008 से लागू किया गया। 2008 से इस योजना के तहत ग्राम रोजगार योजना को जो है इसको विलय कर दिया गया, और इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इस योजना के अंतर्गत जो है 90% राशि जो है केंद्र सरकार देती है और 10% राशि जो है राज्य सरकार देती है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर वे कितना होता है, 40 और 60 और 40% का होता है, यानी कि कितना, मजदूरी पर 60% एवं सामग्री पर 40% का व्यय होता है। ये चीज़ याद रखना। अब वहीं पर बात करते हैं केंद्र सरकार का भागीदारी कितना है, तो 90 और 10 है, और इनमें कहते हैं कि 60% मजदूरी पर और 40% सामग्री पर व्यय किया जाता है। मनरेगा का गठन जो है मिहिर शाह कमेटी द्वारा किया गया था। देखिए, माँ से मनरेगा, माँ से मिहिर शाह कमेटी आप याद कर सकते हैं। अब यहीं पर बात करते हैं, विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा था 2015 में। मनरेगा कार्यक्रम कार्यात्मक इकाई जो है ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता जो है इसके परिवार होते हैं। अब प्यारे साथियों, नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है भारत में मुद्रा प्रणाली की शुरुआत, मुद्राएं कौन कब कब क्या परिवर्तन हुए, इन सब की चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए, भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है, तो बताओ भारत में रुपया क्या है। रुपये का चिन्ह आप जानते होंगे, डी उदय कुमार ने इसको पहली बार बनाया था। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या है, तो बताओ नीतिगत दस्तावेज होता है मौद्रिक नीति का। रुपया का नाम सिक्का पहली बार जो है शेर शाह जो है सूरी ने लगभग जो है 1542 में जारी किया था। तो रुपया नाम का एक प्रकार का सिक्का पहली बार किसने, तो शेर शाह सूरी ने 42 में। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा यानी पत्ती की मुद्रा तो 1986 में जो है, तथा कागजी मुद्रा जो है कब प्रचलन में आया, 1882 में सबसे पहले कागजी मुद्रा आया। भारत में दशमलव प्रणाली मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1 अप्रैल 1927 को दशमलव जो है मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं 3 बार हम अवमूल्यन कर चुके हैं, अपने मूल्य दूसरे देशों के डॉलर के मुकाबले अपने देश की मुद्रा का मूल्य घटाना क्या कहलाता है, अवमूल्यन करते हैं। 1949 में, 66 में और 91 में 3 बार हमने क्या किया है, अवमूल्यन किया है। भारत में सिक्कों की टकसाल जो है मुंबई में 1830 में, हैदराबाद में 1903 में, कोलकाता में 1950 में, नोएडा में 1989 में, यानी कि 4 क्या है सिक्कों का टकसाल है। और वहीं पर देखिए बात करते हैं 10, 50 और 100, 500 रुपये का नोट जो है करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में छपता है। कहाँ पर नोट कहाँ छपते हैं, देखिए टकसाल तो सिक्के वाले का ही है, मुंबई है, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, लेकिन 50, 100 और 500 और 2000 के करेंसी नोट कहाँ पर आप बताएंगे, महाराष्ट्र में। और वहीं पर देवास यानी मध्य प्रदेश बैंक नोट प्रेस में जो क्या 20, 50, 100, 500 के मूल्य के नोट छपते हैं। और बैंक और करेंसी नोट कागज का तथा जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई का प्रयोग करने होने वाले कागज का उपयोग किया जाता है। अब बता सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में, जहाँ पेपर बनता है नोट का, वो कहाँ पर, होशंगाबाद में है। 1 रुपये के नोट उससे कम राशि की करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय वाले, 1 रुपये के नोट व सिक्के कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। जबकि 1 रुपये से अधिक राशि का नोट जो है आरबीआई द्वारा जारी होता है। 1 रुपये तक कौन सा छाप सकता है, तो वित्त मंत्रालय छाप सकता है। अब बात करते हैं 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव का के रूप में हस्ताक्षर होता है।
सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो है हस्ताक्षर होता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को जो है 1956 में अपनाया गया था। न्यूनतम कोष प्रणाली ग्रेसम का नियम क्या कहती है? मुद्रा प्रचलन से संबंधित है, यानी अच्छी मुद्रा खराब मुद्रा जो है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अब नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक मनी जो है क्रेडिट कार्ड कहलाता है। मुद्रा स्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य क्या है? गिरता है। ये इसी को ही क्या कहा जाता है? मुद्रा स्फीति कहा जाता है। यानी वस्तु की तो मूल्य बढ़ जाती है लेकिन रुपये का मूल्य घट जाता है। मुद्रा स्फीति का मापक जो है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के द्वारा किया जाता है। वर्तमान आधार जो है 11-12 के आधार पर जो मुद्रा स्फीति की माप की जाती है। मुद्रा स्फीति में ऋणी यानी लेनदार को तो लाभ होता है। किसको? ऋणी को लाभ होता है, क्योंकि उस समय जो है पैसे की वैल्यू घट गई होती है। अब बात करते हैं मुद्रा स्फीति में लेनदार को, और जबकि देने वाले की क्या होती है? हानि होती है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। और वर्तमान में जो है यूरो मुद्रा जो है 19 देशों की मुद्रा क्या है? तो बताओ, यूरो है। भारत में सबसे अधिक मुद्रा जो है कच्चा तेल आयात से व्यय होता है। भारत में सबसे ज़्यादा किसी कच्चे तेल में जो है विदेशी मुद्रा का खर्च होता है। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है कोष चीन के पास है, और सबसे महंगी मुद्रा जो है पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग क्या है? सबसे महंगी मुद्रा है। और भारत ने वर्ष 1947 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण की थी। 1947 में IMF की 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह जो है आर्ट का डिजाइन D उदय कुमार ने तैयार किया था। देखिए, इसका हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक, आपको कला एवं संस्कृति के रूप में मिलने वाला है। देखिए, भरतनाट्यम जो है दक्षिण भारत का जो है तमिलनाडु का एक एकल शास्त्रीय नृत्य है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा जो है किया जाता है भरतनाट्यम। अब आपको बता दें, भारतीय शास्त्रीय संगीत दक्षिण भारतीय की कर्नाटक संगीत कहलाती है। क्या कहलाती है? भारतीय संस्कृत की दक्षिण भारत की जो है शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है, शास्त्रीय संगीत। अब बात की कर्नाटक संगीत का जनक जो है पुरंदरदास हैं। कौन से हैं? पुरंदरदास हैं। त्यागराज, मुथुस्वामी तथा जो है श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहे जाते। तीनों नाम आपको याद करना, त्यागराज, मुथुस्वामी और श्याम शास्त्री। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना कौन सा है? तो बताओ, मैसूर घराना है। तंजौर, कांचीपुरम एवं पाटनलूर जो है, और वहीं लीला, समसंग तथा मैडानी साराभाई यामिनी जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। देखिए, कथकली केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। प्रेजेंट पहले तो 6 थे, लेकिन 5 और आएगा। प्रेजेंट टाइम में 11 जो है शास्त्रीय, अभी 11 शास्त्रीय नृत्य की हम बात कर लेते हैं। पैसा क्यों? कथक जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कहते हैं पंडित लच्छू महाराज और पंडित बिरजू महाराज जो है तथा सितारा देवी, ये कथक से संबंधित है। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। और वल्लतोल नारायण मेनन तथा आनंद शिवरानंद जो है कथकली से। ओडिसी जो है उड़ीसा का जो है शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह जो है केलचुरी चरण महापात्र डोना गांगुली के संबंध ओडिसी नृत्य से है। जबकि अभी देखिए, हम 11 शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं, बने रहे। शास्त्रीय नृत्य जो है 9 रस होते हैं। कितने रस होते हैं? 9 रस। मोहिनी अट्टम केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है, और वहीं यक्षगान कर्नाटक का जो है लोक नृत्य है। मयूरभंज का कोछाओं का युद्ध जो है ये एक प्रकार का नृत्य है। यक्षगान नृत्य जो है नृत्य और गान का संगम होता है, इसीलिए यक्षगान कहा जाता है। यात्रा पश्चिम बंगाल का क्या है? लोक नृत्य है, और सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा? वीणा है। राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है, जबकि राग मियाँ का मल्हार जो है तानसेन की रचना है। राग मियाँ का मल्हार। हरिप्रसाद चौरसिया किससे? बांसुरी वादक से। जबकि बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई से। अमजद अली खान जो है सरोद वादक हैं, और शिव कुमार शर्मा जो है संतूर से संबंधित हैं। और वहीं पर बात करते हैं सितार का जनक किसे? अमीर खुसरो को कहा जाता है। भीम सुन जोशी गायन से संबंधित हैं। मुक्तेश्वर मंदिर जो है लिंगराज मंदिर और खजुराहो मंदिर, ये सब किस शैली में है? नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली का विकास गुप्त काल में हुआ, जबकि गांधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, और तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति मंदिर, ये सब द्रविड़ शैली में बना हुआ निर्मित है मंदिर है। उदाहरण के लिए
ये सब उदाहरण है। नागर तथा द्रविड़ शैली का मिश्रण, जिसको बेसर शैली कहा जाता है। अब देखिए बेसर शैली बने होते हैं होयसलेश्वर मंदिर यानी हेलीवीड, वैष्णो मंदिर यानी वृंदावन वाला बेसर शैली में निर्मित है, यानी कि दोनों का मिश्रित है। मधुबनी कहाँ से? बिहार से। बनी ठनी किशनगढ़ से संबंधित है। और वहीं सरोद जो है में कितने तार होते हैं? 19 तार होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 11 जो है शास्त्रीय नृत्य, उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें, 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया, तो किन किन को दिया है? तो पहला है मराठी, दूसरा है पाली और तीसरा है प्राकृत, और उसके बाद जो है चौथा क्या है? असमिया, बंगाली, यानी उपरोक्त सभी को यानी 5 भाषाओं को जो है दिया गया है। और वही सेकंड क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सेकंड आपको टोटल 11 भाषाएं मिलने वाली हैं। 11 भाषाएं कौन कौन सी हैं जिनको जो है प्राप्त है, कब कब जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त किया गया है? देखिए सबसे पहले तमिल को 12/10/2024 को तमिलनाडु की ये भाषा है मुख्यतः, इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, शास्त्रीय गान का। और वहीं संस्कृत को दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे तेलुगु को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। अब तो 4 को कन्नड़ जो है कर्नाटक को, मलयालम को 5वां दिया गया था, छठा जो उड़िया को दिया गया था कब? 14 में। और लास्ट में आप देख रहे हैं कौन कौन से इनके हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देखिए मराठी, पाली, बंगाली और असम को 3/10/2024 को इनको प्राप्त किया गया। आज के लिए इतना ही। फिर अब हम नेक्स्ट जो है इसके बारे में बात करेंगे। हम विमुद्रीकरण यानी मुद्रा को जब प्रचलन से बाहर किया जाता है उसी प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहा जाता है, डिमोनेटाइजेशन कह सकते हो। अब बात करते हैं जब सरकार जो है पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है, इसको कहा जाता है, और नई मुद्रा में लाती है, प्रचलन में आती है, उसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। मुख्य कारण क्या होता है? काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट व आतंकी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए जो क्या कर लाया जाता है? विमुद्रीकरण का प्रोसेस अपनाया जाता है। भारत में अभी तक 3 बार जो है विमुद्रीकरण हो चुका है। कब कब हो चुका है? 1946 में, 1948 को और सन 2016 में जो है। स्वतंत्र भारत को में जो है 2 बार, कब? 1978 तथा 2016 में जो है विमुद्रीकरण हो चुका है। तो आप जान सकते हैं 46 में पहली बार हुआ था और उसके बाद जो है 78 तथा 16 में हुआ। अब बात है सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। ब्रिटिश शासन में जो है 500, 1000 तथा 10,000 के नोटों को बंद किया तथा जिसे 1954 में पुनः शुरू कर दिया गया। बंद करने के बाद इसको 54 में फिर से शुरू किया गया। और दूसरी बार जो है 16 जनवरी 1978 को आरबीआई आईटी पटेल मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार में 10,000 तथा 500 के नोट जो है 1000 तथा 500 के नोट तथा 10,000 के नोटों को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब देखिए 1987 में जो है 500 रुपये के नोट को जो है प्रचलित किया गया। वर्ष 2000 में जो है 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित में लाया गया। और वही तीसरी बार 8 नवंबर सन 2016 को प्रधानमंत्री ने जो है 500 तथा 1000 नोटों को जो है विमुद्रीकरण कर दिया और सरकार ने इसकी जगह में 500 तथा 2000 रुपये का नोट जारी किया। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय गवर्नर जनरल कौन थे? उर्जित आर पटेल थे। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा और 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे के नोट जो है बंद कर दिए गए। कितना? 1 पैसे के नोट, 2 पैसे के नोट और 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसा और 25 पैसे के नोट जो है सिक्के को बंद कर दिया। पहले ये चलते थे, 2011 में ही बंद हुए हैं। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को जो है प्रकाशित कर देता है। यह आदर्श वाक्य है नरेंद्र मोदी का है। विमुद्रीकरण जो है देश के अर्थव्यवस्था को क्या करता है? प्रकाशित करता है। ये बात मोदी जी ने कहा था। 2000 रुपये के नोट को भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो है मैसूर में छपती है 2000 रुपये। अब तो 2000 का नोट भी बंद हो चुका है। 1944 में रिजर्व बैंक ने जो है नोटों की पहली बार जो है सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया था। सुरक्षा धागा तथा वाटर मार्क का प्रयोग कब? 1944 में किया गया। देखिए बीच में धागे पड़े रहते हैं। वर्ष 1949 में जो है स्वतंत्र भारत का पहला 1 रुपये का मुद्रा छापा गया था। तो 1949 में 10,000 रुपये के नोट का सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है प्रचलित में लाया गया 1938 में। अब 2000 रुपये का पहला नोट जो है सन 2016 में लाया गया। और वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1934 ईस्वी में जो है आरबीआई ने 10,000 रुपये के नोट तथा 1,000 रुपये मूल वर्ग के सिक्के जारी कर सकता है। कितने? 1934 के तहत जो है 10,000 रुपये का नोट तथा 1,000 रुपये मूल तक सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण का प्रस्ताव जो है
स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा? तो छत्तीसगढ़। पहला राज्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला, देखिए 6 टॉपिक हम कंप्लीट। अब संयुक्त राष्ट्र संघ देखेंगे और परमाणु कार्यक्रम देखेंगे, उसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे, उसके साथ देखिए 3 और टॉपिक आपको महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के बारे में जानेंगे। चलते हैं नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, देखिए जूम कर लेते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताओ न्यूयॉर्क में। और शहर क्या है? मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन बनी है और 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जो है जॉन डी रॉकफेलर ने इसको दान में दिया था। कितने? 17 एकड़ में। और दान इस जमीन को कितने थे? रॉकफेलर ने दिया था। 39 मंजिला बिल्डिंग है। संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था संयुक्त राष्ट्र का नामकरण। और वहीं पर यूएनओ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ दिवस। यूएनओ का वर्तमान सदस्य जो है देशों की संख्या कितनी है? 193 है। 193वां देश कौन सा? दक्षिणी सूडान है। भारत में यूएनओ सदस्य जो है कब बना? 1945 में बना था। यूएनओ का चार्टर जो है में कितने अनुच्छेद? 111 अनुच्छेद, 19 अध्याय तथा 6 भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, 6 भाषाओं को आपको याद होना चाहिए। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश है। ये 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। और वहीं पर कार्यकारी भाषा इनमें से कौन सी? तो कार्यकारी की भाषा आपको बताएंगे। अंग्रेजी तथा फ्रेंच जो है ये कार्यकारी भाषाओं में आती है। कार्य का कामकाज जो है अंग्रेजी और फ्रेंच में ही होते हैं। मान्यता हालांकि 6 भाषाओं को, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, अरबी है, रूसी, स्पेनिश है। 6 भाषाओं को आपको याद कर लेना है, क्योंकि अक्सर पूछा था इनमें से कौन सी भाषाएं जो है संयुक्त राष्ट्र में मान्य नहीं है। यूएनओ की कार्यपालिका में सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा का, देखिए कार्यपालिका किसी को कहा जाता है? सुरक्षा परिषद कार्यपालिका है। और वहीं व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? महासभा कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य जो है 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 जो होते हैं स्थायी और 5 क्या होता है? परमानेंट होते हैं, यानी स्थायी होते हैं, और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कभी रिटायर नहीं होते। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, रूस है। ये क्या है तो आप बताओगे? ये बड़े देशों में आते हैं। और ये क्या है आप बताओगे? इनको जो है वीटो पावर जिसे कहते प्राप्त है। अब सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन के रूप में जाना जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग जो है मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया गया था। किस पे? रोडेशिया के प्रश्न पर किया था, और रूस ने किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक प्रकार का निषेधात्मक शक्ति, यानी कि किसी भी कार्य को ये रोक सकते हैं वीटो प्रयोग करके। और सर्वाधिक बार जो है वीटो का प्रयोग किसने किया? तो आप बताओ, रूस ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन सा है? तो 6 अंग हैं, 6 अंग। और वहीं पर बात करते हैं यूएनओ का प्रथम बैठक जो है 10 जनवरी 1946 को लंदन में, तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में किया गया था। यूएनओ का प्रधान कौन? महासचिव होता है। यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन सा? त्रिवेली थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। और प्रथम एशियाई कौन था? तो यूथोंड थे, ये बर्मा के थे। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान 9वां महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं। प्रेजेंट टाइम में कौन सा? एंटोनियो गुटेरेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है 3 अप्रैल को 1946 को हेग में किया गया था, न्यायालय की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। और कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी, 1953 में बनी थी। और सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले क्या यूएनओ में? तो आप बताओगे अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस जो है साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रथम भारतीय एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी। यूएनओ देशों में पहली बार जो है कार्यक्रम पेश करने वाली सुब्बुलक्ष्मी 1966 में पेश किया था इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है परमाणु कार्यक्रम के बारे में। बने रहें। देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो बताओ होमी जहांगीर भाभा हुए। और वहीं भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता किसे? होमी जहांगीर भाभा को ही कहा जाता। परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता? होमी जहांगीर भाभा को। भारतीय मिसाइल का जनक एपीजे अब्दुल कलाम को। वहीं पर परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है
अगस्त 1954 में हुई, जिसके सभी कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री के तहत तत्वाधान, यानी इसका अध्यक्ष कौन है परमाणु ऊर्जा विभाग का, तो प्रधानमंत्री ही होता है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम जो है NPCIL की स्थापना 1987 में, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। अब बात करते हैं विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है रूस में खोला गया। और देश का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो बताएंगे अप्सरा है। 4 अगस्त 1956 को अप्सरा बना था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर बताएंगे अप्सरा। और भारत का पहला परमाणु विस्फोट जो 18 मई 1974 पोखरण में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय। और 1998 में 11 मई को 3 हुआ, 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा, आर्यभट्ट उपग्रह कहा जाएगा, तो आप बताओगे आर्यभट्ट हुआ। 19 अप्रैल 1975 को रूस से छोड़ा गया था, सोवियत संघ कोस्मोड्रोम प्रक्षेपित किया गया। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा, इनसैट 2 ये है। जुलाई 1992 के अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई ट्राम्बे में, जिसका पूर्व नाम जो है ऊर्जा संस्थान है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में कलपक्कम चेन्नई में हुआ। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कलपक्कम चेन्नई में हुआ। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल जो है D2O की खोज जो है HC यूरो ने 1932 में किया था। साधारण जल से ही क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा जो है D2O को प्राप्त किया जाता है। भारी जल संयंत्र की में पहली बार जो है नांगल पंजाब में जो है स्थापना किया गया था 1962 में। पहली बार भारी जल संयंत्र की स्थापना कहाँ पर, 1962 में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान खड़गवाशाला में पुणे में स्थापित है। प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना दार्जिलिंग में स्थित है। अब बात करें भारत में भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना कौन है, चोखा वांगचू नदी पर है। और वहीं भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ, तारापुर में है। और वहीं पर बात करें तारापुर परमाणु विद्युत घर जो है 1972 में कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तारापुर परमाणु विद्युत घर जो है पहला विद्युत घर 1972 में परमाणु वाला, तो आप बताएंगे मुंबई में है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर जो है निर्माण 1972 में रावत भाटा के नाम से किया गया राजस्थान में। नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश परमाणु ऊर्जा के लिए जाना जाता है 1991 में। काकरापारा जो है विद्युत घर जो है 1993 में गुजरात में है, सूरतपुर। और रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ, बेंगलुरु में है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम 3 टॉपिक आपको मिलने वाला है जम्मू कश्मीर। ये 3 टॉपिक आपके लिए होगा। मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मन करे इसको वीडियो को रोक के इसको पढ़ना। हर दिन हम एक पेज जो है आप सबके लिए होमवर्क के तौर पे देते हैं। होमवर्क कहा जाता है, बहुत ज़रूरी है, इसको आप पढ़ लें। देखिए इसमें करंट से जितनी चीज़ें जुड़ी हैं, कैसे कैसे क्या हुआ, सब चीज़ें दी गई हैं। तो एक पेज आपको वर्क है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करवाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में आप वित्त आयोग, नीति आयोग तथा गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो है पंचायती राज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन सबको आप पढ़ लें, पढ़ पाएँ। दोनों पेज मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पंचायती राज मिलेगा और हम बात करेंगे वित्त आयोग, नीति आयोग एवं गुड्स एंड सर्विस के बारे में। साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।